हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मुकेश कुमार। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल EMS क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कक्षा 10 के फिजिक्स में हम लाइट प्रकाश में अर्थात प्रकाश वाले चैप्टर में आपका प्रतिबिंब वाला हेडिंग लेकर आए हैं। प्रतिबिंब, उसके बाद दर्पण हम पढ़ाएंगे आपको। सबसे पहले हम प्रतिबिंब की परिभाषा पढ़ेंगे और प्रतिबिंब के प्रकार पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे दर्पण पर, दर्पण की परिभाषा पढ़ेंगे। उसके बाद दर्पण का प्रकार पढ़ेंगे। चलिए आते हैं प्रतिबिंब पर। प्रतिबिंब को अंग्रेजी में कहते हैं इमेज। इमेज का मतलब होता है, प्रतिबिंब का मतलब होता है, इसकी परिभाषा होती है कि जब किसी वस्तु से होकर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किरणें एक दूसरे से जहां पर मिलती है वही उसका प्रतिबिंब कहलाता है। क्या हुआ कि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किरणें जहां एक दूसरे से मिलती है वही उसका क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। या फिर इसमें एक बातें और जुड़ी हुई हैं कि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तब भी वह क्या कहलाता है? प्रतिबिंब ही कहलाता है। अब ये प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रतिबिंब आपका दो प्रकार का होता है, जैसा कि यहां पर दिखाया गया है। एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है और दूसरा आभासी प्रतिबिंब होता है। वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब अंग्रेजी में कहते हैं रियल इमेज और आभासी प्रतिबिंब को कहते हैं एक्चुअल इमेज। तो चलिए आते हैं वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब होता है कि जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात किरणें वास्तव में मिलती हैं तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी प्रतिबिंब का मतलब होता है कि जब किसी वस्तु से होकर चलने वाली प्रकाश की किरण वास्तव में ना मिले बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ये तो था प्रतिबिंब के विषय में कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, आभासी और वास्तविक। हमने इन दोनों को पढ़ लिया। अब हम आते हैं दर्पण पर। तो दोस्तों, सबसे पहले जैसा कि उसमें हमने परिभाषा पढ़ा, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी पहले परिभाषा ही पढ़ेंगे हम। दर्पण की परिभाषा, दर्पण के प्रकार, कैसे क्या इस आगे बढ़ेंगे उसको हम अभी देखते हैं। दर्पण को अंग्रेजी में कहते हैं मिरर। और पहले तो आपको दर्पण ये बता दें, दर्पण का मतलब एक प्रकार का शीशा होता है जहां पर आप सभी लोग अपना चेहरा देखते हैं, वह भी एक प्रकार का दर्पण ही है। ठीक, जो गाड़ी में लगी होती है, जो आर पार देखती है, वो भी एक प्रकार का दर्पण है। जो साइड में लगा है वो भी एक प्रकार का दर्पण है। ठीक, तो दर्पण की परिभाषा होती है जो आर पार दिखता है उसको दर्पण की श्रेणी से नहीं, उसको दर्पण की श्रेणी से निकाल देते हैं, उसे केवल कांच बोला जाता है। लेकिन जिसमें अपना प्रतिबिंब दिख जाए, अपना चेहरा दिख जाए, अपनी मॉडल दिख जाए, उसे हम दर्पण बोलते हैं। तो दर्पण की परिभाषा होती है जब किसी चिकने पारदर्शी पृष्ठ को, अब ये चिकना क्या होता है, पारदर्शी क्या होता है? चिकना का मतलब एकदम समतल हो। जब किसी चिकने समतल पारदर्शी पृष्ठ, पारदर्शी पृष्ठ का मतलब होता है कि जिसके आर पार देखा जा सके, उसी को हम पारदर्शी पृष्ठ कहते हैं। चलिए फिर से आते हैं। जब किसी चिकने पारदर्शी पृष्ठ के एक तल पर कलई कर दिया जाए, किससे? लाल ऑक्साइड से। जब किसी चिकने पारदर्शी पृष्ठ के एक तल पर या एक पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड से लेप कर दिया जाए तो दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। यही निकाय क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। जैसे आप देखेंगे ये आपका समतल पृष्ठ है। ठीक, इस समतल पृष्ठ के, ये आपका समतल पृष्ठ है और पारदर्शी भी है, आर पार दिखता भी है। इसके एक तल पर लाल ऑक्साइड से लेप कर दिया गया तो दूसरा का पृष्ठ जो हो गया ये परावर्तक पृष्ठ हो गया। यही निकाय क्या कहलाता है? यही निकाय कहलाता है दर्पण। क्या कहलाता है? दर्पण।
आप शीशा देखते होंगे और सभी लोग देखते हैं, सुबह आँख खुली नहीं कि सबसे पहला हाथ मोबाइल पर जाता है, और जो दूसरा काम होता है हमारा, सुबह जगने के बाद सबसे पहले हमारा हाथ मोबाइल पर जाता है। उसके बाद जो दूसरा काम होता है वो अपना चेहरा ही देखने का काम होता है कि कहीं बदल तो नहीं गए। फिलहाल आप अपने घर में शीशा रखे होंगे, देखे होंगे, उस शीशे को कभी आप निकालिए, उसके एक साइड पर लाल ऑक्साइड से लेप किया गया होगा, और दूसरा जो पृष्ठ है वो परावर्तक पृष्ठ है, क्योंकि आपके चेहरे का जब लाइट उस पर पड़ता है तो वो परावर्तित होकर आता है, तो हमारा प्रतिबिंब उसमें दिखता है। यही क्या है? यही दर्पण है। अब ये दर्पण दो प्रकार का होता है। दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं समतल दर्पण के विषय में, उसके बाद गोलीय दर्पण। समतल दर्पण का मतलब होता है ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। जैसा कि अभी हमने चित्र वहां बना दिया था, फिर से बना दे रहे हैं। इस प्रकार का जो भी दर्पण होगा वो आपका समतल दर्पण कहलाएगा। ठीक, ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। और दूसरा नंबर होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का मतलब होता है ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ गोलीय हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अब ये गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। इसके विषय में विस्तार रूप से अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, इसलिए इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना चाहते। गोलीय दर्पण का मतलब ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ गोलीय हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे आप इस प्रकार से भी दर्पण देखे होंगे, इसका पृष्ठ गोलीय है तो गोलीय दर्पण होगा। ऐसा भी दर्पण हम देखते हैं, तो इसका भी पृष्ठ गोलीय है, इसलिए गोलीय दर्पण कहलाता है। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। दोस्तों इसके विषय में केवल यहीं तक पढ़ेंगे, क्योंकि इसके विषय में जो गहराई से जानकारी दी जानी है वो आपको अगले चैप्टर से दी जानी है। ठीक, बस इतना जानिए। गोलीय दर्पण की परिभाषा होती है ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल दर्पण, दूसरा होता है अवतल दर्पण। बाकी इसके विषय में जितनी जानकारी है वो आपको अगले चैप्टर पे दी जानी है। आते हैं समतल दर्पण पर। समतल दर्पण की परिभाषा तो हमने पढ़ लिया कि ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। परंतु यहां समतल दर्पण के कुछ अपने विशेषताएं भी हैं, उन विशेषताओं को जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे पहली विशेषता यह होती है समतल दर्पण की, समतल दर्पण ये मान लेते हैं समतल दर्पण है। समतल दर्पण की पहली विशेषता यह होती है कि किसी समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखी गई है उतना ही दूरी पर पीछे उसका प्रतिबिंब बनता है। पहली विशेषता हो गई। किसी समतल दर्पण के सामने जितने दूरी पर कोई वस्तु रखा गया है उतना ही दूरी पीछे उसका प्रतिबिंब बनता है, यह इसकी पहली विशेषता हो गई। जैसे आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, आप अपने घर में दर्पण को देखिएगा, जितने ज्यादा आप दूर ले जाएंगे आपका चेहरा उतना ही ज्यादा पीछे बनेगा, और जितना ज्यादा नजदीक लाएंगे आपका चेहरा शीशे में उतना ही नजदीक बनेगा। अर्थात इस दर्पण से जितने दूरी पर वस्तु होगा उतने ही दूरी पर पीछे इसका प्रतिबिंब भी बनेगा। यह इसकी पहली विशेषता होगी। दूसरी विशेषता यह है आपका समतल दर्पण। चलिए मान लेते हैं समतल दर्पण। हमने आपको बताया कि किसी समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखा जाएगा उतने ही दूरी पर इसका प्रतिबिंब भी बनेगा। प्रतिबिंब भी बनेगा। ठीक,
जैसे यदि कोई वस्तु दर्पण से 10 मीटर की दूरी पर रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब भी 10 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। जैसा कि इसमें आपसे सवाल भी पूछा जाता है कि यदि कोई वस्तु दर्पण से 10 मीटर की दूरी पर है तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी बताइए। तो वस्तु यहाँ है, प्रतिबिंब यहाँ है, इनके बीच की दूरी बताना है। तो इनके बीच की दूरी 10 मीटर ये, 10 मीटर ये, 20 मीटर हो जाएगा। अब इसके विषय में हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि इसमें तमाम सवाल है, हम आगे सवाल भी लगवाएंगे। जितने टाइप के सवाल हैं सारे टाइप के सवाल आपको कम से कम 10-15 सवाल लगवाया जाएगा। ठीक, बस आप इतना जानिए जितने दूरी पर वस्तु होगा उतने दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। यदि वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी पूछा तो इसी का दुगना कर दीजिए, काम हो जाएगा। दूसरी विशेषता इसकी यह है कि यदि किसी समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु v वेग से आ रहा है तो उसका प्रतिबिंब भी v वेग से आता हुआ प्रतीत होता है या आता है। जितने वेग से वस्तु सामने जाएगा दर्पण के सामने उतना ही वेग से प्रतिबिंब भी आएगा। आप किसी शीशे के सामने जाइए तो आपको लगेगा आपका प्रतिबिंब भी उतने तेज आ रहा है जितना तेज आप आगे जा रहे हैं। इस पे भी कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि यदि किसी समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु 20 किलोमीटर प्रति सेकंड या 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो उसके प्रतिबिंब कितने चाल से आ रहा है, तो उतने ही चाल से आ रहा है। यदि ये पूछ लिया गया कि ये इतने मीटर की दूरी पर है और इतने चाल से चल रहे हैं तो वस्तु और प्रतिबिंब कितने समय बाद मिल जाएंगे, या इस प्रकार से 2-3 सवाल इस पे बनती रहती हैं। उस पर चर्चा होगी सवाल पर। बस इतना जानिए कि वस्तु का वेग जितना रहेगा प्रतिबिंब का भी वेग उतना ही रहेगा। तीसरी जो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यदि आपको अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो समतल दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की ऊंचाई उस वस्तु की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। बात समझ में आई। यदि आपको अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो आपके ऊंचाई का आधे ऊंचाई का दर्पण होना चाहिए। ये हो गया। और इसके आगे जो इसकी विशेषता होती है वह यह होती है कि अगर आपसे कभी पूछ लिया कि समतल दर्पण का फोकस दूरी कितना होता है तो दोस्तों समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो अनंत पर होती है। इसको याद करके रखिएगा। कभी भी बहुविकल्पी में प्रश्न बनाकर दे सकता है कि बताइए समतल दर्पण की फोकस दूरी कितने दूरी पर होती है, तो इनकी फोकस दूरी जो होती है वो अनंत पर होती है। ठीक, तो कुछ इस प्रकार की विशेषताएं रह गई। आशा करता हूं दोस्तों ये प्रतिबिंब और दर्पण की सारी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई होगी। यदि नहीं समझ में आता है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। और यदि आप अपने चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इससे दोस्तों क्या होगा कि जितने ज़्यादा लोग देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, हमारे चैनल पर बने रहेंगे, इससे जो है हमारे अंदर एक प्रेरणा मिलती है कि हम आपको कितना अच्छा पढ़ा दे, कितना अच्छा समझा दे। तो आपका सपोर्ट मेरे लिए प्रेरणा है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग हमारा सपोर्ट, अपने चैनल का सपोर्ट ज़रूर करें। इसी के साथ धन्यवाद।